पहले हमने पिछले लेक्चर में वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्स हमने पढ़ा था, वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस। तो हम पढ़ रहे हैं वर्क डन बाय डिफरेंट फोर्सेस, जिसमें हमने वर्क डन बाय टेंशन पढ़ लिया है। सही है। मान लेते हैं वर्क डन बाय टेंशन में एक एग्जांपल मैं और करा देता हूं आपको। क्लियर है क्या बात? क्या ये है, मान लिया फॉर एग्जांपल मैं कर रहा हूं वर्क डन बाय टेंशन, वर्क डन बाय टेंशन हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एक एग्जांपल और मैं आपको करा देता हूं कि मान लिया लिफ्ट है, ये दिस इज लिफ्ट एंड इट इज गोइंग अपवर्ड विद एक्सेलरेशन g/2 and this is the mass m and the tension in the string is T। क्लियर है क्या बात? और ये ऊपर जा रहा है, तो आपको क्या करना है, if lift start from rest as given below, find work done by tension, find work done by tension in string after in next 5 seconds. In next 5 seconds, what is the work done by tension? मास m को मान लेना ये 2 kg मान लेना। What is the work done by tension? Work done by tension in next 5 seconds, ये आपको निकालना है। ठीक है, तो आपको वर्क डन बाय टेंशन निकालना है। कैसे निकालेंगे देखो, यदि मैं इसका एफबीडी बनाऊंगा तो क्या मेरे को आप इसका एफबीडी बना सकते हो? ब्लॉक का एफबीडी ऑफ 2 kg यदि आप देखोगे तो 2 kg पे 2g इधर लगेगा और टेंशन इधर लगेगा। एक्सेलरेशन वही होगा जो इसका लिफ्ट का होगा, तो टेंशन की वैल्यू निकाल सकते हैं हम। T minus 2g is equal to 2a, T is equal to 2g plus 2a, 2 into 10 plus एक्सेलरेशन कितना है भाई, g/2 is equal to 20 plus 10 is equal to 30 Newton is the tension। 30 न्यूटन इसका टेंशन हो जाएगा। क्लियर है क्या बात? 30 न्यूटन टेंशन हो जाए तो S is equal to ut plus हाफ at स्क्वायर से हम ये निकाल लेंगे कि ये ब्लॉक कितना ऊपर चला। इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि u तो है 0, एक्सेलरेशन है g/2 यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t कितना है 5 सेकंड, तो S जो आएगा ऊपर की ओर 0 प्लस g/2। हाँ भाई, एक्सेलरेशन कितना g/2 यानी 5 और टाइम जो है आपका वह 5 स्क्वायर, 5 पंजे 25 पंजे 125/2 मीटर, ये आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है भाई, तो जो वर्क होगा वो W इक्वल टू जो होगा F इंटू T है ना। F क्या है टेंशन और T क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो टेंशन कितना है भाई 30 न्यूटन इंटू डिस्प्लेसमेंट 2, तो 15 इंटू 125, तो सॉल्व कर लेंगे। 125 15 का 25 पंजे 125, 5 एकम 5 6 और 125 7 8 1875 जूल इज द करेक्ट आंसर।
So this is the work done. This is the work done by tension in this case. ऐसे निकाल लेंगे वर्क डन बाय टेंशन. ठीक है, तो बेसिकली मतलब कुछ नई चीज नहीं है, ये सब हमने पहले ही पढ़ रखी है ना. हाँ, बस थोड़ा थोड़ा सा आपको एक बार देखना पड़ेगा कि भाई कैसे कैसे सवाल बन जाते हैं. जैसे ये है क्वेश्चन, मान लेते हैं हमारे पास एक टोटली सिस्टम है ना, और इसका मान लेते हैं 5 kg है और ये हमारे पास 2 kg है ना. तो हमें बताना है सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, is released from rest, find work done by tension in spring, tension in spring in next 4 seconds for block, for both blocks, for both blocks. तो आपको ये टेंशन के द्वारा वर्क निकालना है. आ रही है क्या बात समझ में? सही है बात नहीं? कैसे करेंगे देखो. जब ये सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, व्हेन दिस सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, है ना, ये तो पुली हो जाएगा और ये मास हो जाएगा 5 kg और ये हो जाएगा 2 kg. तो इसका एक्सेलरेशन ए डाउनवर्ड और अपवर्ड होगा और जो टेंशन टी होगी वो दोनों में ऐसे होगी. तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होगा? नीचे की ओर फोर्स है 5g और 2g, है ना. तो यहां तो ऐसे लगा तो m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g. तो m2 कितना है? 5g, 5 माइनस 2 अपॉन 5 प्लस 2 इंटू 10 कितना जाएगा? 30 अपॉन 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये तो एक्सेलरेशन आ जाएगा. अब देखो, जो ये ऊपर जाएगा नीचे जाएगा इन टाइम 4 सेकेंड. जो s होगा वो ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर से निकलेगा, है ना. s तो ut प्लस हाफ एडी स्क्वायर से, u 0 है. एक्सेलरेशन जो आएगा 30 अपॉन 7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और t की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई? 4 सेकेंड दे रखी है. तो जो s आएगा 0 प्लस 1/2 30 अपॉन 7 इंटू 4 का स्क्वायर. तो 15 अपॉन 7 इंटू 16, है ना. तो 15 इंटू 16, 15 छिक्का 90, 15 140 240 इतना आ जाएगा भाई. 16 धाम 160 और 24, 240 अपॉन 7 मीटर इज द करेक्ट आंसर, है ना भाई. यह for 5 kg ब्लॉक, 5 kg ब्लॉक पे टेंशन इधर लगेगा. हाँ भाई, टेंशन तो हमने निकाला ही नहीं. टेंशन का फॉर्मूला, अरे टेंशन का फॉर्मूला क्या होता है? T बराबर 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2g. याद आ रहा है ना? यस सर. तो टेंशन तो फॉर्मूले से हम ऐसे ही निकाल लेंगे. ये एडवुड मशीन है, इसे एडवुड मशीन भी कहते हैं. एडवुड मशीन, है ना, या मतलब पुली मास सिस्टम. तो 2 इंटू 5 इंटू कितना लिखो भाई? 2 इंटू 5
अपॉन 2 प्लस 5 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा? नीचे तो 7 आ जाएगा, 5 दूनी 10, 100 200, है ना भाई? तो जो टेंशन आएगा वो आएगा 200 बटे 7 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। 200 बटे 7 इज द न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। 5 केजी के लिए देखेंगे हम, तो 5 केजी का डिस्प्लेसमेंट तो नीचे की ओर होगा, नीचे की ओर, और टेंशन क्या लगेगा? ऊपर की ओर, और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? s। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय 5 के वर्क डन बाय टेंशन कितना होगा? माइनस t इनटू s। तो टेंशन की वैल्यू 200 बटे 7 और s की वैल्यू 240 बटे 7 जूल इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या बात? जबकि फॉर 2 kg ब्लॉक, है ना, ऊपर को ही तो इसमें टेंशन भी होगा और डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? ऊपर की ओर ये होगा। तो दोनों टेंशन और डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में है, तो वर्क डन जो होगा प्लस t इंटू एस, यानी कि 200 बटे 7 इंटू 240 बटे 7 जूल इज द करेक्ट आंसर, प्लस टेंशन इज टू एस। Yes, madam. ओके, ठीक है भाई। तो इस तरीके से वर्क डन बाय टेंशन, मतलब आपको आता सब है, बस आपको थोड़ा सा रिवीजन टाइप से करते रहना है ना? डिफरेंट डिफरेंट टाइप के भी कॉन्सेप्ट बनेगा, ऐसा नहीं है डिफरेंट नहीं बनेगा, लेकिन लगभग लगभग सब रिवाइज ही होगा, है ना? जैसे कि ये तो वर्क डन बाय टेंशन इन द स्ट्रिंग था, यदि अब हम वर्क डन बाय लिखेंगे हेडिंग वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन, तो सिंपल वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन का भी केस वैसा ही रखेगा जैसा कि हम करते हैं, है ना? फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं कि मान लिया हमारे पास 2 kg का ब्लॉक है और ये हमारे पास 4 kg का ब्लॉक है और दोनों रेस्ट पे रखे हुए हैं और यहाँ पे हमने 24 न्यूटन फोर्स लगा दिया, तो इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन होगी, है ना, तो इफ सिस्टम स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फाइंड द वर्क डन बाय नॉर्मल, find the work done by normal in next 3 seconds on the block of 2 kg and 4 kg, 2 kg और 4 kg पर आपको नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा वर्क निकालना है।
Yes, sir. तो सबसे पहले तो हम इसका मान लीजिए फ्रिक्शन कितना है, फ्रिक्शन भी ले लूं क्या? चलो मान लीजिए फ्रिक्शन भी क्या है 0.1 है ना? ऐसे करके है फ्रिक्शन भी, दोनों इसके ब्लॉक के लिए भी और इसके ब्लॉक के लिए भी। तो दोनों एक साथ साथ मूव करेंगे, फ्रिक्शन भी एज्यूम कर लो, तो 6 केजी का ब्लॉक हो जाएगा। सही है। अब ये 6 केजी का हो जाएगा तो यहाँ पे 24 न्यूटन लगेगा ऐसे, और यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा। आगे बात समझ में? दूसरा, यहाँ 6 केजी लगेगा या नॉर्मल लगेगा, एक्सेलरेशन ये मान लेते हैं। तो एक्सेलरेशन ये तो आ जाएगा हमारे पास कितना, F net इज इक्वल टू m में F net कितना आएगा 24 माइनस फ्रिक्शन इज इक्वल टू 6 into a। हाँ भाई, फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इनटू n, म्यू है 0.1 और n की वैल्यू आएगी आपकी 6 बराबर 6 न्यूटन इज द फ्रिक्शन। तो 24 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 into a, तो कितना आ गया भाई 18 इज इक्वल टू 6 से इज इक्वल टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? Yes. 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। दूसरा, अगर जो मैं आपसे पूछूं s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगा देंगे, है ना? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, कितने समय में एक्सेलरेशन कितना है भाई 3 और 3 सेकंड में 3 स्क्वायर, 3 3 होती है 27/2 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अब हमें नॉर्मल रिएक्शन भी निकालना है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। तो इन दोनों के बीच में आप नॉर्मल रिएक्शन निकाल के दिखाओ मेरे को, नॉर्मल रिएक्शन कितना है? नॉर्मल 16 न्यूटन है। 16 न्यूटन। फ्रिक्शन कंसीडर कर लिया था आपने? Yes, sir. फ्रिक्शन कितना आएगा? एक्सेलरेशन तो ऐसे आएगा, है ना? Yes. ऐसे आएगा 4 kg और ये आएगा n1। तो Fr1 कितना आएगा म्यू इनटू n1, म्यू है 0.1 इनटू 4g इसका 4 न्यूटन। तो जो फ्रिक्शन आएगा वो आएगा 4 न्यूटन। तो इक्वेशन क्या लगाएंगे? n माइनस Fr1 इज इक्वल टू 4 इनटू a। तो फ्रिक्शन कितना है बेटा 4 इज इक्वल टू 4 इनटू a। a कितना है 3, तो n आ गया 4 3 12 प्लस 4 16 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बात है। और अब देखो 4 2 kg, यदि मैं 2 kg की बात करूं तो 2 kg का ब्लॉक पर नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगी? इधर लगेगी, जबकि डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर है। कितना है डिस्प्लेसमेंट? 27/2 मीटर इधर की ओर डिस्प्लेसमेंट है ना? तो वर्क डन जो होगा वो माइनस n इंटू एस हो जाएगा। n की वैल्यू कितनी है भाई 16
into 27/2 minus 8 into 27 joule is the correct answer। गुणा कर लेना आप। 5 kg की यदि हम बात करें 4 kg की, तो 4 kg के लिए जो 4 kg के लिए जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा इधर लगेगा, वो लगेगा 4g, वो लगेगा n1। चलो इसका तो हमें जरूरत ही नहीं है ना, हमें तो डिस्प्लेसमेंट से मतलब है। 4 kg बोलो, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर है भाई? अरे इधर ही है डिस्प्लेसमेंट। कितना है s, तो वर्क डन बाय जो आएगा वो प्लस n इंटू एस आएगा, प्लस n की वैल्यू कितनी है 16 इंटू 27/2, तो ये आ जाएगा प्लस 8 इंटू 27 जूल इज द करेक्ट आंसर। ये आंसर है। सो दिस इज द वर्क डन बाय नॉर्मल, दिस इज द वे हाउ टू फाइंड वर्क डन बाय नॉर्मल। Yes, sir. सही है बात? ये एक क्वेश्चन और मैं आपको बहुत ही अच्छा कराता हूं, ध्यान से सुनना पहले, है ना। जैसे मानिए हमारे पास लिफ्ट है, दिस इज अ लिफ्ट, और लिफ्ट एस्केलेशन ए से ऊपर जा रही है, और यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है, ये लिफ्ट ऊपर जा रही है, और यहाँ पर एक ब्लॉक रखा है मास m का, और इनके बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू। बात समझ में आ रही है? फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू, एंड ये इंक्लाइन प्लेन का है थीटा, ऐसे है, इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है, इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे है। चलो एस्केलेशन ए से नहीं मानते हम इसे, है ना। तो इफ ब्लॉक इज एट रेस्ट with respect to lift, with respect to incline, and lift is going upward with constant speed v, as shown in figure. Find the work done by normal reaction in time t, कांस्टेंट स्पीड से जा रही है ऊपर की ओर। और ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रखा हुआ है ना भाई? Yes. ये इसके रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रखा हुआ है और v स्पीड से जा रही है, तो आपको नॉर्मल रिएक्शन के द्वारा वर्क निकालना है। Yes, sir. हाँ भाई, तो कैसे करेंगे बताओ? क्वेश्चन लिख लिया आपने, तो हमें नॉर्मल
नॉर्मल रिएक्शन मतलब यहां बना लेना, दिस इज द नॉर्मल रिएक्शन। इंक्लाइन और प्लेन के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है उसके द्वारा आपको वर्क निकालना है। क्लियर है भाई बात? Yes, sir. ये तो हमें ये बताना पड़ेगा कि पहले तो लिफ्ट क्या थी। देखो इधर बना देता हूं मैं, कुछ सॉल्यूशन तो यहां से लिखेंगे, है ना, सॉल्यूशन, लेकिन चित्र में यहां बनाऊंगा क्योंकि इसका चित्र इस प्रकार से बनाना पड़ेगा, थोड़ा सा समझा करके ऐसे। तो पहली स्थिति तो यहां थी, और ये जो ब्लॉक और इंक्लाइन है इसके बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं है, और लिफ्ट ऐसे जा रही है, और थोड़ी देर में जो लिफ्ट होगी वो इस टाइप से हो जाएगी, है ना भाई। और जो ब्लॉक होगा, ब्लॉक कहां पे आ जाएगा? ब्लॉक तो यहीं पे आ जाएगा। बोलो, लिफ्ट तो ऊपर जा रही है, कितनी स्पीड से? 20 स्पीड से। तो कोई बता सकता है डिस्टेंस कितना होगा टाइम t में? अरे s बराबर ut लगा देंगे, तो d बराबर v इंटू t। तो d की वैल्यू, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू vt के बराबर आ जाएगी। Yes. सही है बात? नहीं, एक तो ये हो गया Yes, बात, sir. है ना। अब मेरे को ये बता दो इसमें कि इसमें नॉर्मल रिएक्शन कितना लगेगा? mg cos थीटा। कैसे लगाएंगे? आपकी इच्छा है, आप इधर चित्र बनाओगे और उसके इधर बनाओ, है ना। तो ये हो जाएगा m, है ना। तो आप इसमें बैठ जाओ। तो मेरे को ये बताओ, लिफ्ट है ये किस प्रकार का फ्रेम ऑफ रेफरेंस है? Inertial. इनर्शियल, है ना। तो ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इनर्शियल का मतलब है कि इसका यदि आप एफबीडी बनाओगे तो इस पे कितने फोर्स लगेंगे? नॉर्मल ऑफ फ्रिक्शन। इसके अलावा तो नहीं लगेगा कोई भी। दूसरी बात ये है कि ये होगा mg sin थीटा और ये हो जाएगा mg cos थीटा। बात क्लियर है? नहीं? Yes. तो नॉर्मल की वैल्यू जो इस केस में फ्रिक्शन आएगा, फ्रिक्शन की वैल्यू इसमें mg sin थीटा के बराबर होगी, और नॉर्मल रिएक्शन इसमें हो जाएगा mg cos थीटा। क्लियर है बात? Yes. ये है, सही है। तो आप वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन बता सकते हो। Mg cos theta. हाँ, नॉर्मल रिएक्शन, वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन कितना आएगा? 0. वर्क डन बाय नॉर्मल रिएक्शन 0। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वर्क डन बाय वर्क डन? Force displacement. इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। हाँ। Yes. तो जब ये चल रहा है ऐसे, तो नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा? अरे इधर लग रहा है ना, यूं Yes. ऐसे, है ना। और डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर। तो हम क्या करेंगे, ये इसका कंपोनेंट ले लेंगे। ये कितना आएगा? थीटा। तो ये भी कितना आएगा? थीटा। तो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट तो ऊपर की ओर डी है, तो हमें नॉर्मल के द्वारा वर्क निकालना है। तो क्या करेंगे हम? व्हाट इज वर्क? वर्क डन इज द, ऐसे लिख लेना, डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाई बाय फोर्स in the direction of displacement, in the direction of displacement, तो डिस्प्लेसमेंट कितना d, और फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना है? m cos थीटा। तो कितना हो जाएगा? d, और d की वैल्यू तो आ जाएगी v into t, और नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी भाई? mg cos थीटा into cos थीटा। तो कितना आ जाएगा? Vp mg cos square theta is the work done by normal in this case।
ये भी कॉपी कर दिया बेटा। एक सेकंड का चलो कर लो कॉपी फटाफट। हाँ ये सुनो सही है ना भाई। अच्छा इसमें और भी मतलब सवाल पूछ सकते हैं कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकाल सकते हो। मैं लिख देता हूं इन अबव केस, इन अबव क्वेश्चन लिख लो, इन अबव क्वेश्चन आल्सो फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन। एग्जांपल लिख लो इन अबव क्वेश्चन, इन अबव क्वेश्चन फाइंड द वर्क डन बाय, find the work done by friction, find the work done by friction force। दोबारा से बोलना। फ्रिक्शन का sin थीटा वाला कंपोनेंट आ जाएगा और इनटू d हाँ और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी? mg sin थीटा। हाँ ये बात है ना। तो कितना आएगा? सॉल्यूशन लिख देता हूं मैं इसका। ये आएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू फ्रिक्शन, ये है कितना थीटा, दिया जाएगा थीटा, तो फ्रिक्शन साइन थीटा इनटू डिस्प्लेसमेंट डी, ऐसे भी कर सकते हैं है ना। फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आएगी भाई? फ्रिक्शन की वैल्यू आएगी mg sin थीटा इनटू sin थीटा इनटू d की वैल्यू कितनी आएगी भाई? bt, mg sin स्क्वायर थीटा इनटू bt इज इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शन। क्लियर है क्या बात? यस दिस द वर्क डन बाय। वैसे तो मैं इसे और बता देता हूं भी आपको। वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया भाई, कॉपी हो गया बेटा।
हाँ, लिख लिया। तो अब लिखना है हमें वर्क डन बाय ग्रेविटी, वो सॉरी वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन। तो वो तो हमें पता ही है, खैर कोई ऐसा नया चीज नहीं है, लेकिन मैं आपको इसमें स्पेशल केस करा देता हूं थोड़ा सा इंक्लाइन प्लेन का, कि जैसे मान लिया है ना, ऐसे है ये, चलो एग्जांपल की फॉर्म में लिख देता हूं। ये मान लिया इंक्लाइन है और ये थीटा है, और ये मान लिया बेस दे रखा है इसका, और यहाँ पे एक ब्लॉक है मास m का, और इसके बीच फ्रिक्शन कोएफिशिएंट है म्यू, है ना। तो A पॉइंट से B पॉइंट पर जाता है ब्लॉक, है ना, और थीटा क्या है, थीटा इज लेस देन tan इनवर्स म्यू। तो tan इनवर्स म्यू तो फिसलेगा, क्लियर है क्या बात? नहीं, थीटा इज ग्रेटर देन tan इनवर्स म्यू, थीटा ग्रेट एंगल ऑफ रिपोज से ज्यादा होगा तो फिसलेगा, है ना। फाइंड द वर्क डन बाय फ्रिक्शन, find the work done by friction when block reaches from top to bottom, clear है क्या बात? find the work done by friction when block reaches from top to bottom। तो देखो कैसे करेंगे, हम इसका एफबीडी बनाएंगे। तो जब ये ब्लॉक नीचे आ रहा होगा ऐसे करके, ये हो गया हमारा थीटा, है ना, और ये हो जाएगा m। तो इधर फोर्स कितना लगेगा, mg sin थीटा लगेगा ना। तो जो फ्रिक्शन होगा वो कौन सा होगा भाई, काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, म्यू इनटू n और म्यू mg cos थीटा होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? हाँ, और ये डिस्प्लेसमेंट होगा d, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा d, और ये s। तो क्या मैं इसमें cos थीटा लगा सकता हूं, cos थीटा इज इक्वल टू s अपॉन d, तो d हो जाएगा s अपॉन cos थीटा। क्लियर है क्या बात? d इज इक्वल टू s अपॉन cos थीटा, सही है बात? d इज इक्वल टू s अपॉन cos थीटा। दूसरी बात, d इज इक्वल टू s अपॉन cos थीटा हो जाएगा। तो व्हाट इज वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना हो जाएगा बता सकते हो आप? व्हाट इज द वर्क डन बाय फ्रिक्शन? माइनस फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ, माइनस फ्रिक्शन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रिक्शन जो होगा इसमें म्यू mg cos थीटा होगा, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा s अपॉन cos थीटा होगा। तो cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, यानी कि वर्क डन बाय फ्रिक्शन जो आ जाता है माइनस म्यू जी एस आ जाता है। बात क्लियर है क्या बात? कॉपी करो यहाँ।
पूछना ही माफ दिया है ना -1 Yes, sir, done. सही है। फ्रिक्शन माइनस म्यू एम जी इंटू एस, ये हो जाएगा वर्क डन बाय फ्रिक्शन Yes. माइनस म्यू एम जी इंटू एस। आ गई क्या बात समझ में? तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज इक्वल टू माइनस म्यू एम जी इंटू एस हो जाएगा। अब इसमें देखो, ये जो वर्क डन है ये किस पे डिपेंड करता है? वर्क डन किस पे डिपेंड करेगा भाई? वर्क डन इस इंक्लाइन की हाइट पे डिपेंड नहीं करता, ये बेस लेंथ पे डिपेंड करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? वर्क डन ऑन इंक्लाइन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन does not depends upon height of incline, height of तो करना चाहिए ना, अगर h भी होगा तो sin थीटा h/d हो जाएगा। नहीं, क्या हो जाएगा दूसरा बोलना? जैसे सर हाइट ऑफ द हाँ, तो h/d हो जाएगा। sin थीटा इज h/d। हाँ, नहीं, h/d नहीं होने का। जो d है वो मतलब h/d कैसे हो जाएगा? अभी रुको, एक मिनट रुको, पहले लिखो। वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन डज नॉट डिपेंड अपॉन हाइट ऑफ इंक्लाइन, इट डिपेंड्स अपॉन बेस लेंथ, है ना? बेस लेंथ ऑफ इंक्लाइन, बेस लेंथ ऑफ इंक्लाइन इसकी बेस की लेंथ पर डिपेंड करता है, हाइट पे डिपेंड नहीं करेगा और इसकी इंक्लाइन की लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगा। क्लियर है क्या बात? Yes, sir, it is. हाँ बेटा, लिख लिया था। हाँ, तो ये हाइट पे डिपेंड नहीं करेगा, ये एस पे डिपेंड करेगा। हाइट है कितनी भी उस, हाँ अब बताओ क्या कह रहे हो? cos थीटा को h/d लिखा है, हाँ वैसे ही sin थीटा को हम h/d लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल। और फिर d हो जाएगा h/sin थीटा। देखो वर्क डन तो यही आएगा, है ना? तो अगर जो h दे दिया तो हम लिखेंगे sin थीटा h/d, तो d कितना हो जाएगा? h/ कितना? sin थीटा। क्लियर है क्या बात? तो d की जगह यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? d की जगह लिखेंगे h/ क्या? sin थीटा। नहीं आई बात समझ में? Yes, sir. तो अब ये हो जाएगा माइनस म्यू एम जी कॉट थीटा इंटू एच। अब यहां से कॉट थीटा बता सकते हो आप कितना आएगा? कॉट थीटा आएगा क्या? एस अपॉन एच। तो कितना लिख दूंगा? माइनस म्यू एम जी एस अपॉन एच इंटू एच। तो माइनस म्यू एम जी ऐसे आएगा, ये बेस की लेंथ पे डिपेंड करेगा, आप चाहे कुछ भी कर लो, समझे ना? हाँ कॉपी कर लो अपने से।
Yes. Yes, sir. सही है भाई, ये है। तो मैं इसमें और आपको बता देता हूं, जैसे कि मान लिया फॉर एग्जांपल क्या मैं बता देता हूं आपको, जैसे कि बेस हाइट है, एक लंबी सी कॉपी के पन्ने पे 3-4 केस बना लेना ऐसे इंक्लाइन प्लेन के। ये है और ये है, और एक और बना लेना, चाहे ऊपर नीचे बना लेना आप, है ना। मान लिया ये भी बेस है, ये भी बेस है, इसका बेस ऐसे है ना। मान लिया ये है हाइट ऐसे, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, मान लिया इसकी हाइट इतनी हो गई और बेस अल्फा हो गया यार, है ना। और इसकी हाइट ऐसे हो गई, चाहे ऐसे हो गई यूं करके, है ना, कुछ भी हो गई, मान लिया अल्फा बीटा ऐसे मान लिया, या हाइट ऐसे हो गई और ये ऐसे भी हो गया। आई बात समझ में? तो m है और फ्रिक्शन कोएफिशिएंट क्या है, म्यू है। किसी भी केस में आप वर्क डन निकालोगे ना, वर्क डन इन ईच केस, वर्क डन बाय फ्रिक्शन इन ईच केस is equal to minus mu mj into s. Work done in each case will be equal to minus mu mj into s ही आएगा। याद रखना भाई इस बात को, बेस लेंथ जो होनी चाहिए इंक्लाइन की वो s होनी चाहिए। क्लियर है क्या बात? Yes, sir. बात समझ में आई? माइनस म्यू एम जी एस, Yes. यहाँ से मार्केट को स्विंग से, हाँ पहुंचा तो स्विंग से भी नहीं, हाँ भाई तो ये हो गया। तो हर एक केस में जो होगा वर्क डन बाय म्यू एम जी एस ही होगा। तो बाकी तो हम फ्रिक्शन का कर ही लेंगे जैसे करेंगे, लेकिन इस चीज का जरूर ध्यान रखना है अपने को, है ना, कि भाई इंक्लाइन की बेस लेंथ पे डिपेंड करता है। इस केस में भी वर्क डन जो होगा वो माइनस म्यू एम जी इंटू एस होगा। क्लियर है क्या बेटा? ये जो मैं आपको काम कराता हूँ इसकी क्या फेयर कॉपी बनाते हो आप, ये ऐसे ही लिखते हो? नहीं सर, पेड़ कॉपी। हाँ, तो क्या आप मेरे को इससे पहले वाला जो चैप्टर था फ्रिक्शन, उसके नोट आईपैड से फोटो क्लिक करके पीडीएफ बना करके भेज सकते हो? Yes, sir. हाँ चलो, तो आप क्या करोगे, फ्रिक्शन के
सारे फोटो क्लिक करके एक एक पेज के और उसका पीडीएफ बना देना आप फटाफट से, तो मेरे को भेज देना, मैं एक बच्चे को और पढ़ाऊंगा तो उसे भी दे दूंगा, है ना। ये तो आप ना ये जो मैं पढ़ाता हूँ नोट्स, इन्हें कॉपी पे साफ साफ एक जगह लिखा करो, मतलब है ना, जो हम पढ़ा रहे हैं, तो ये हमेशा काम ही आएंगे आपके, क्योंकि रिवीजन करने के लिए आप भूल जाओगे थोड़े दिन बाद जब दूसरे चैप्टर चालू होंगे। तो इसलिए एक एक क्वेश्चन को जैसे नोट्स बनाते हैं ना, क्लास में पढ़ रहे हैं बस ऐसे ही तो पढ़ ही रहे हैं अपन, है ना। ये है। अच्छा हाँ, इसमें बना लगा दे। अच्छा अब लिखो एक और इंपॉर्टेंट केस दिखाता हूं मैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी, इसमें भी स्पेशल केस में लिख देता हूं। जैसे मान लिया इंक्लाइन प्लेन है और ये है थीटा और ये है, चलो यहाँ पे फ्रिक्शन है या नहीं है उससे कोई मतलब नहीं है, और इंक्लाइन की हाइट है h। हाँ भाई, कैसे निकालेंगे वर्क डन बाय ग्रेविटी? mgh आएगा, जैसे यहां से आएगा u करके, u ऐसे, तो a से b के लिए है ना भाई, a से b निकालना है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी जो होगा वो mgh होगा। बात समझ में आ रही है नहीं? ये मैं पहले भी करा चुका हूं, क्योंकि mg क्या लगेगा हमेशा नीचे की ओर, और नीचे की ओर डिस्प्लेसमेंट कितना है h, तो mg into h। तो ये तो बात सही है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये थीटा पर और बेस, इट डज नॉट डिपेंड बेस लेंथ एंड लेंथ ऑफ द इंक्लाइन प्लेन, लेंथ ऑफ इंक्लाइन प्लेन depends upon height of the incline, height of the incline, height of the incline। क्लियर है क्या बात? नहीं, height of the incline, क्लियर है बात? और पूजा करते नहीं? सही हुई। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल यह है h, यह है h ऐसे करके, यह थीटा है ना, मान लिया 30 डिग्री है, मान लिया ये h है, और ये मान लिया 60 डिग्री है, या ये h है और ये मान लिया ऐसे करके है, u करके, कैसा भी इंक्लाइन प्लेन हो। तो इन ईच केस 1 2 3 है ना, W1 W2 W3 बाय ग्रेविटी कितना होगा भाई? mgh in each and every case। हेलो, हाँ नमस्ते।
हाँ पढ़ा रहा हूँ बेटा अभी है ना, एक घंटे बाद फोन कर दे फ्री हो, 1 घंटे बाद। ठीक है चल ओके। समझ में आई बात? पाई ग्रेविटी इज इक्वल टू mgh, ये है बात। तो इस तरीके से आपको ये सवाल, ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी। कॉपी कर लो फटाफट। ये सब है। दूसरा है वर्क डन बाय फ्रिक्शन, वर्क डन बाय वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। एक मिनट पहले स्प्रिंग फोर्स तो बता दूं, जब भी तो पढ़ा। स्प्रिंग बता रखी है कि मैंने आपको स्प्रिंग, हाँ एलएलएम में पढ़ी थी सब। हाँ स्प्रिंग में पढ़ी थी ना, हाँ स्प्रिंग फोर्स। व्हाट इज द वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स? स्प्रिंग के बारे में मैंने आपको बता रखा है, और स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी भी बता रखी है क्या? नहीं सर, मुझे तो काइनेटिक एनर्जी वाला किया था। अरे कुछ मेरे को उनका डिफरेंस हाँ नहीं देता। हाँ वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। एक मिनट में इसमें देख लो कि मैंने आपको किस तरीके से पढ़ा रखा है। देखो भाई, जो स्प्रिंग फोर्स होता है, मैं थोड़ा सा फिर से बताना ही पड़ेगा अपने को, है ना, क्योंकि भूल भाल जाते हैं और कॉन्सेप्ट भी सही होना चाहिए। तो 1 मिनट कर देगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग कैसे होती है? स्प्रिंग ये होती है ऐसे करके, ये तो नेचुरल लेंथ होती है। यदि आप इसे एलोंगेट कर दोगे, यहाँ पे मान लिया ब्लॉक रखा हुआ है एम, ऐसे करके एम रखा हुआ था, ये है ना भाई एम, और आपने इसे एलोंगेट कर दिया या आपने इसे कंप्रेस कर दिया ऐसे करके, बोलो इसकी नॉर्मल पोजीशन से, तो इसमें जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो kx लगेगा इधर, और इसमें जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो kx। तो जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो k into x होता है ना। स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो क्या होगा? k into x के बराबर होता है। ये मैंने आपको पहले बता दिया था, सही है। अब बोर्ड पे देखो, जैसे मान लिया आपने ये, अब जो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स क्या है? ये x का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? x का। इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल, इट इज वेरिएबल। क्लियर है क्या बात भाई? इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल, सही है। k into x के बराबर। इट इज नॉट कांस्टेंट, इट इज वेरिएबल, वेरिएबल फोर्स है।
तो बोर्ड पे देखो ध्यान से, जब आप इसे ऐसे यहां पे बना लेंगे दूसरा चित्र, एक यहां पे ऐसे था n, तो यहां पे x1 था, इनिशियल पोजीशन यहां थी। जब आप इसे खींचोगे तो स्प्रिंग फोर्स तो ऐसे लगेगा Fs, और ब्लॉक फाइनल पोजीशन में आ जाएगा। ये तो इनिशियल पोजीशन थी, ये फाइनल पोजीशन आ जाएगी। तो स्प्रिंग फोर्स किधर लग रहा है? हमेशा इधर लग रहा है ना, स्प्रिंग फोर्स इधर के साइड। Yes. तो क्या स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट है? नहीं, ये तो वेरिएबल है। तो हम एलिमेंटल वर्क लिख देंगे F इंटू dx। तो F डॉट dx ऐसे लिखेंगे ना, तो स्प्रिंग फोर्स तो इधर है और एलिमेंट्री डिस्प्लेसमेंट, अरे ये डिस्प्लेसमेंट मान लेंगे ये dx, ऐसे करके यहां से लेके यहां तक मूव करने में स्प्रिंग फोर्स तो हो जाएगा kx डॉट dx इंटू cos 180, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स इधर है, dx डिस्प्लेसमेंट किधर है? इधर है। बात समझ में आई? तो ये हो जाएगा माइनस kx dx dw। तो टोटल वर्क कितना आएगा भाई? टोटल वर्क आएगा dw इज इक्वल टू माइनस kx dx xi टू xf। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग जो होगा माइनस k x स्क्वायर बाय 2 फ्रॉम xi टू xf, दिस इज माइनस k xf स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू माइनस हाफ k, कितना आएगा? xf स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर। क्लियर है क्या बात? दिस इज द टोटल वर्क डन बाय xf स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर। Yes, sir. सही है बात? Yes. हाफ के xf स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर, तो ये है दिस द वर्क डन। जो ये xi और xf है, मैं यहां पे लिखा देता हूं, आपको वहां भी लिखा होगा साथ में मैंने कि xi वेयर xi इनिशियल कंप्रेशन और elongation इन स्प्रिंग। क्लियर है क्या बात? और जो xf है इनिशियल फाइनल कंप्रेशन और elongation इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग। क्लियर है क्या बात? ये है इनिशियल और फाइनल कंप्रेशन और elongation इन द स्प्रिंग। हेलो, हाँ कोचिंग में वाले फाइनल
कंप्रेशन और इलोंगेशन इन द स्प्रिंग। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, मैं यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की भी बात कर लेता हूं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग कितनी होती है भाई? हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है? या तो कंप्रेशन होगा या इलोंगेशन होगा। बात समझ में आ रही है? नहीं, या तो कंप्रेशन होगा या इलोंगेशन होगा, कुछ भी हो सकता है इसमें। है दूसरा बोलना, क्या बोल रहे हो आप? फॉर्मूला कहां से आता है? पोटेंशियल एनर्जी का ये मैंने कराया नहीं था एनर्जी में। नहीं सर। अच्छा नहीं कराया तो अभी बता देता हूं, देखो ध्यान से। कोई बात नहीं आया तो मैं आपको ये बताऊंगा कि जो स्प्रिंग फोर्स है, स्प्रिंग फोर्स यहां पे लिख लेना, स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। क्या? स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। क्या मैंने आपको कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाया था? नहीं पढ़ाया तो थोड़ा सा लिख लो, पढ़ाऊंगा अभी। स्प्रिंग फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स, है ना? हाँ, कंजर्वेटिव फोर्स की पढ़ाने के बाद भी समझ में आएगा थोड़ा सा। हाँ सर। हाँ बताऊंगा। तो महीने से 1200-1100 हाँ बस बस हाँ मैं यही हाँ भाई, स्प्रिंग फोर्स है कंजर्वेटिव फोर्स। तो हम एक काम करते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स तो इसे यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि मैं कंजर्वेटिव फोर्स पढ़ाऊंगा तो तभी आपको मैं इसे समझा पाऊंगा, है ना? इसकी अभी कोई एज सच को जरूरत नहीं है ना? इसे पढ़ाना तो है ही अपने को। देख लेते हैं, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो हाफ के एक्स स्क्वायर होती है। मैं आपको फिर भी समझा देता हूं थोड़ा सा। कंजर्वेटिव फोर्स तो है, ध्यान से देखो। मान लिए ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग क्या है? आपने स्प्रिंग को नेचुरल लेंथ में रख रखा है। एल नॉट क्या है इसकी? नेचुरल लेंथ। क्लियर है क्या बात? तो जब आप इसे नेचुरल लेंथ से इलोंगेट करोगे तो आपको फोर्स लगाना पड़ेगा ना, फोर्स। जब फोर्स लगाओगे तो आप ऐसे हो जाएगा ये, तो बोलो। तो जब आपने फोर्स लगाया है ना, तो इसमें इलोंगेशन हो गया एक्स। तो जब आपने फोर्स लगाया यूं करके तो आपने क्या किया? वर्क किया। तो वो वर्क कहां पे चला गया? स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज converted into potential energy of spring. Work done by external force is stored in the spring in the form of potential energy. क्लियर है क्या बात? एंड इट इज W एक्सटर्नल जो होगा वो हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगा बेटा इसमें। हाँ, W एक्सटर्नल तो हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स जो होगा वो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर होता है। ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि यदि आपने एक्सटर्नल फोर्स इधर लगाया तो स्प्रिंग फोर्स किधर लगेगा? उल्टा। क्लियर है क्या बात?
क्लियर है क्या बात करूं? ये है। तो ध्यान से देखो, मैं इसमें एक चीज और बताता हूं आपको। मान लिया ये नेचुरल लेंथ थी, है ना भाई, ये नेचुरल लेंथ थी। आपने इसे थोड़ा सा क्या किया, इनिशियल इलोंगेट कर दिया, फिर आपने इसे क्या किया, थोड़ा सा और इलोंगेट कर दिया। बोलो क्लियर है क्या बात? तो ये तो क्या थी, इनिशियल पोजीशन, और ये क्या हो गई, फाइनल पोजीशन। बात समझ में आई? इनिशियल पोजीशन कितनी थी, xi, फाइनल पोजीशन कितनी थी, xf। तो जो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी होती है, स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी जो होगी इनिशियल पोजीशन में, जो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी होगी वो हाफ एक्स के आई स्क्वायर हो जाएगी। इस केस में जो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी है वो हाफ के एक्स एफ स्क्वायर हो जाएगी, है ना। लिख देता हूं यहां, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी of spring and this is what, final potential energy of spring। हाँ बेटा क्या कह रहे हो? ये जो DI और VF आपने लिखे हैं पोटेंशियल एनर्जी है। हाँ, ये V नहीं है बेटा, U है, UI और UF, क्योंकि इसमें इलोंगेशन है कितना, XI। तो पोटेंशियल एनर्जी होती है हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स इलोंगेशन भी हो सकता है, कंप्रेशन भी हो सकता है। यहां पे इलोंगेशन है तो ये हो गया एक्स, सही है। तो मेरे को ये बताओ कि इनिशियल से फाइनल ये xi था, xi से x फाइनल को ऐसे खींचने में वर्क कितना लगेगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन elongation from xi to xf। बता सकते हो भाई वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट कितना होगा, माइनस हाफ के xi स्क्वायर माइनस xf स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर। बात समझ में आ रही है नहीं? ये पॉजिटिव नहीं होना चाहिए तो एक मिनट, एक्सटर्नल। बिल्कुल सही बात है। ये तो वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंट आया है ना, वर्क डन बाई एक्सटर्नल। वर्क डन बाई स्प्रिंग कितना होगा, वर्क डन बाई स्प्रिंग माइनस हाफ के एक्सएफ स्क्वायर माइनस एक्सआई स्क्वायर। वर्क डन बाई स्प्रिंग निकलवाया था ना मैंने अभी आपको, एक्सआई से एक्सएफ में खींचने में जो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स होता है
क्या लिख दिया मैंने, ये लिखना है वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू माइनस हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। Yes. Next question. ठीक है भाई। एक मिनट बच्चों, माइनस के बाई टू एक्स एफ स्क्वायर माइनस एक्स आई स्क्वायर। क्लियर है बात। दूसरी बात, इसे मैं क्या हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स आई स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? तो क्या ये u फाइनल माइनस u इनिशियल आ सकता है क्या? Yes. तो क्या मैं इसे डेल्टा u लिख सकता हूं क्या? Yes. चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर है बात। दूसरा, क्या मैं इसे माइनस, ऐसे माइनस कॉमन लेके हाफ के एक्स एफ स्क्वायर माइनस हाफ के एक्स आई स्क्वायर लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल सही बात है। माइनस बाहर आएगा, इसे यू एफ माइनस यू आई लिख सकता हूं क्या? क्या मैं इसे डेल्टा यू लिख सकता हूं क्या? Yes. क्लियर है क्या बात? Yes. अच्छा, जब कॉपी कर लो तो बता देना। Yes, I'm clear. अच्छा, अब यहां देखो, तो ये W एक्सटर्नल जो आया वो डेल्टा U के बराबर आता है। इसका मतलब यानी कि जो आप वर्क करेंगे, आप जब वर्क करेंगे वो इसमें किसमें स्टोर हो जाएगा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। Yes. भाई जैसे ये है ये स्प्रिंग फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स भी कंजर्वेटिव फोर्स होता है। मैं इसमें बता रहा हूं आपको, जैसे अभी ये यहां पे रखा हुआ है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? 0। तो जब आप वर्क करते हैं तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बात समझ में आ रही है नहीं? Yes, sir. अच्छा, इसमें देखना, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं, माइनस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू। Yes. तो इन तीनों को मिला करके ऐसे लिखना है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू इज इक्वल टू यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। इसे याद रखना है। Okay. वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू। Yes, sir. क्लियर है क्या बात? नहीं, माइनस Yes. डेल्टा यू ऐसे है। तो ये जो इक्वेशन है ये केवल और केवल स्प्रिंग फोर्स के लिए नहीं है, ये किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के लिए है। तो वो तो मैं पढ़ाऊंगा ये भी आपको, है ना। थोड़ा सा लिख लेते हैं। ये जो इक्वेशन है, फॉर एनी कंजर्वेटिव फोर्स, फॉर एनी कंजर्वेटिव फोर्स work done by external agent is equal to minus work done by conservative force
इज इक्वल टू डेल्टा यू। ये हमेशा याद रखना है। कंजर्वेटिव फोर्स कोई सा भी हो सकता है। कंजर्वेटिव फोर्स जो यहां पर हम लिखेंगे, कंजर्वेटिव फोर्स कौन कौन सा होगा जो मैं बताऊंगा अभी। कंजर्वेटिव फोर्स जो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हम पढ़ेंगे अभी, ग्रेविटेशनल फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ये तो हम 11th में पढ़ेंगे। साथ में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना, और मैग्नेट, बस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इतना ही लिखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज आल्सो ए कंजर्वेटिव फोर्स। और कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा मैं बता दूंगा अभी आपको जब आएगा, है ना। लिख लिया था नहीं बेटा, बोलूं या दोबारा से रिपीट कर दूं, मैंने मिटा दिया। नहीं सर, हाँ सही है ना, ये है। तो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लिया ये हमारे पास एक पुली है, ये मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा हुआ है ना, फ्रिक्शनलेस, और K की वैल्यू दे रखी है 200 न्यूटन पर मीटर। व्हाट इज K? K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, हाँ, है ना। एंड इफ स्प्रिंग इज stretched by 4 centimeter from its normal position, find the work done by external agent, and spring force, work done by external agent and spring force. yes sir, ठीक है भाई, ये बात। तो जब आप इसे स्ट्रेच करोगे, अपनी नॉर्मल पोजीशन से ऐसे करके, यू करके 4 सेंटीमीटर, है ना भाई, yes ऐसे स्ट्रेच करोगे, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो आपको निकालना है वो हाफ के xf स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर ऐसे निकालना है। तो k कितना है भाई, k है आपका 200 और xf कितना हो गया 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे और ये निशर कितना था 0। तो 100 इंटू 16 इंटू 10 की पावर माइनस 4 इज इक्वल टू 0.16 joule is the correct answer. And what is the work done by spring? Is equal to minus 0.6 joule is the correct answer. yes What is the potential energy of the spring? कितनी आएगी U? अरे हाफ के x स्क्वायर, yes अरे उतनी आएगी हाफ के x स्क्वायर। x कितना है इसमें
भाई यहाँ पे तो 0 ही था और यहाँ पे हो गया 4 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा हाफ के 4 इंटू 10 की पावर माइनस 2 का स्क्वायर इस पर तो कितना 0.16 जूल। सही है ऐसा। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन और लिखा देता हूं मैं भी आपको। एग्जाम्पल लिखो, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन in elongation, find the work done in stretch a spring of force constant 100 Newton per meter from 1 centimeter to 3 centimeter. Also find change in its potential energy. Also find change in its potential energy. सर ये आपने इससे पहले क्वेश्चन में जो आंसर्स निकाले 0.16 ये जूल में है ना? हाँ जूल में आएगा बेटा। मुझे इसमें टी लग रहा था। नहीं जूल, J4 जूल है ना जूल। हमने क्या कह रहे हैं? मुझे क्लैरिफिकेशन कर लो तब उसके डाउट प्रॉब्लम पूछ लें टिकलर बॉक्स के साथ फिर शीट पीछे भी दिख रही है। हाँ भाई लिख लिया? यस सर। ठीक है तो पहले ये है ना xi कितना था 1 सेंटीमीटर, xf कितना है 3 सेंटीमीटर माइनस 3 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर, तो k कितना दे रखा है 100 न्यूटन पर मीटर, ये k दे रखा है। तो हमें क्या निकालना वर्क डन। अब ये बताओ इस क्वेश्चन को देख करके वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना है या वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकालना है, क्योंकि दोनों नेगेटिव का साइन का डिफरेंस आ जाएगा। कुछ भी निकाल सकते हैं। हमें कुछ भी कैसे निकाल सकते हैं? इंग्लिश पढ़ो इंग्लिश। फाइंड द वर्क डन इन स्ट्रेच द स्प्रिंग फोर्स कांस्टेंट फ्रॉम दिस टू दिस। वर्क डन बाय स्प्रिंग निकालना है या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना है, क्योंकि देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल इस केस में कितना आया था 0.16, इसमें आया था, दोनों अलग अलग। तो इंग्लिश पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा वर्क डन निकालना, वर्क डन इन यानी कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल ही निकालना है, लिखना नहीं है यहाँ पे, है ना। वर्क डन बाय स्प्रिंग नहीं है। आपसे ये पूछ रहा है कि 1 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर में खींचने में कितना काम करना, कितना कार्य करना पड़ेगा, सही है। तो यानी कि कार्य करना पड़ेगा मतलब एक्सटर्नल वर्क के द्वारा, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा। तो W एक्सटर्नल पूछ रहा है आपसे, तो हाफ के xf स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर कर दोगे
ये आ जाएगा 100, ये आ जाएगा 3 into 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर माइनस 10 की पावर -2 का होल स्क्वायर, कितना आएगा भाई ये 1/2 into 100, 9 - 1 into 10 की पावर -4, यानी आ जाएगा 4 into 10 की पावर -2 is equal to 0.04 joule is the correct answer. Yes. Also find its potential and also find change in its potential energy. तो भी यही होगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया था इस इक्वेशन को याद रखना है हमेशा, इज इक्वल टू माइनस वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा यू। तो डेल्टा यू जो होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू डब्ल्यू एक्सटर्नल, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी भी माइनस 0.4 जूल हो जाएगी। क्लियर है क्या बात? Yes. ये है